हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 8 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम उपनिवेशवाद और शहर इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नगरों के उनके महत्व के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? मदुरै मंदिर शहर, ढाका उत्पादन शहर, सूरत बंदरगाह शहर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन स्थापित होने से पहले हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे नगर थे जिनकी कुछ विशिष्ट पहचान थी, यानी खुद का उनका एक महत्व था, अपना एक महत्व था। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ है, इन लोगों की नीतियों की वजह से हमारे जो पुराने शहर हुआ करते थे, पुराने जो समृद्ध शहर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खोते गए हैं। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मदुरै आपका एक मंदिर शहर है। ढाका आपका एक उत्पादन का केंद्र हुआ करता था। यहाँ से पटसन के रेसे वगैरह जो हैं, इनका पटसन के रेसे वगैरह ये बनाए जाते थे और यहाँ से उन्हीं का निर्माण होता था और निर्यात भी यहीं से होता था, यानी यहाँ से बाहर की ओर ये भेजे जाते थे। तो ढाका उत्पादन शहर था। सूरत केवल एक बंदरगाह शहर नहीं था, सूरत के भीतर आप बंदरगाह के अलावा कपड़े का उत्पादन भी होता था, आयात निर्यात भी यहाँ से होता था, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही काम होते थे। तो यहाँ पर सूरत बंदरगाह शहर के रूप में तो महत्वपूर्ण था ही था, इसके अलावा यहाँ पर विविध गतिविधियाँ भी होती थी, यानी बहुत सारी गतिविधियाँ भी होती थी। तो यहाँ तीसरा वाला कथन भी सही है, यानी यहाँ पर आपके तीनों ही जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। वर्तमान में यह किस राज्य में अवस्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। देखिए वर्तमान में ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो मछलीपट्टनम जो है 17वीं शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, लेकिन जब 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कोलकाता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा है, तो इसका महत्व घटने लगा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड का आंसर है आपका बी वाला। तीसरा प्रश्न है अब आपका, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में बनाए गए प्रेसिडेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। पहला है, शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी में बांट दिया गया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों यानी व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश शासकों ने प्रेसिडेंसी स्थापित किए हैं, वो अपने औपनिवेशिक शासन के हिसाब से यानी अपनी सुविधा के लिहाज से इन्होंने स्थापित किए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 3 में बांट दिया है। इन तीनों में कौन कौन है? सूरत है आपका, मद्रास है और कोलकाता है। देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई थी, तो इन्हीं को ध्यान में रखकर ये यहाँ पर प्रेसिडेंसी शहर बनाए गए थे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। देखिए यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व जो है प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। और आप देखेंगे ये सत्ता के उस समय केंद्र बन गए थे। उसी समय भारत के बहुत सारे जो शहर थे, दूसरे शहर थे जो ब्रिटिश शासन से पूर्व समृद्ध हुआ करते थे, उनका महत्व यहाँ पर घटता जा रहा था, यानी कि वो खास चीज़ों के उत्पादन के मामले में पिछड़ने लगे थे। वहीं ये नए शहर जो स्थापित किए थे ब्रिटिशर्स ने, ये शहर कहीं ना कहीं उभरते गए और आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पर आपका तीसरे का आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। चौथा प्रश्न है अब आपका, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय व्यापार और भारतीय शहरों पर पड़े प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह और ज़्यादा समृद्ध होने लगे। सेकंड, जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को विशहरीकरण कहा जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने 18वीं सदी के आखिर में अपनी प्रेसिडेंसी शहर स्थापित किए हैं, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास स्थापित किए हैं, तो इसके बाद इनका महत्व बढ़ने लगा है। और कहीं ना कहीं जो पुराने आपके व्यापार के केंद्र थे या पुराने इलाके थे जहाँ से व्यापार होता था, उनका कहीं ना कहीं विनाश होने लगा है, यानी वहाँ पर वो अपनी पूर्व वाली स्थिति में अब वो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह ज़्यादा समृद्ध होने लगे। समृद्ध नहीं हुए हैं, बल्कि इनका कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनकी जो पूर्व अवस्था थी उसका विनाश होने लगा है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया है, तो आप ये देखेंगे स्थानीय राजाओं को हराकर अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में विलय कर लिया है।
जो जो स्थानीय राजा थे, हर राजा का अपना एक नगर होता है, अपनी एक राजधानी होती है। तो किसी टाइम पर वो राजा की राजधानी बहुत ज़्यादा वैभवशाली समृद्ध हुआ करती थी, यानी वहाँ पर तमाम व्यापारी आया करते थे, तमाम हस्तशिल्पी या फिर शिल्पकार वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने, अंग्रेजों ने उस राजा को हराया है, और हराने के उपरांत क्या किया है, इनका फोकस तो अपनी जो मेन प्रेसिडेंसी शहर थे उन पर था। तो ऐसे में जो राजा के समय में किसी समय वो जो शहर हुआ करता था, समृद्ध नगर हुआ करता था, वहाँ से जो व्यापारी हैं, वहाँ से जो शिल्पकार वगैरह हैं, उन्होंने भी पलायन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं जो पुराना वाला शहर था, राजा के समय वाला शहर, वो उजड़ गया है। तो इस प्रक्रिया को यहाँ विशहरीकरण कहा गया है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका चौथे का केवल पहला वाला कथन असत्य है। आंसर है आपका ए, यानी केवल यहाँ पे पूछा गया है कि पहला वाला यहाँ पर असत्य है, तो आंसर है केवल एक असत्य पूछा है यहाँ पर। पांचवा प्रश्न है अब आपका, आधुनिक भारत की राजधानी बनने से पूर्व दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। यानी कि राजधानी जब बनी है हमारी, उससे पहले दिल्ली का जो ऐतिहासिक महत्व था उसके बारे में बताना है आपको कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है, यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। सेकंड, यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गईं। इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1649 में शुरू हुई। अगला है, यहाँ अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। तो बात करें दिल्ली की, देखिए दिल्ली अभी आप वर्तमान में भारत की राजधानी के रूप में देखते हैं, लेकिन किसी समय आप देखेंगे कि ब्रिटिश काल में भी भारत ये राजधानी बनने से पूर्व, उससे भी पहले अगर इसका इतिहास उठाकर देखें तो कई बार, लगभग 1000 साल के दौरान ये कई बार जो है राजधानी रह चुका है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो यमुना नदी का बायां किनारा है, लगभग इसके 60 वर्ग मील के दायरे में जो मुगल शासक थे या फिर जो मुस्लिम शासक थे, उन शासकों ने अपनी राजधानियां स्थापित की थी। तो ऐसे में यहाँ पर हम देखते हैं कम से कम यहाँ 14 राजधानियां जो है अलग अलग समय में बसाई गई थी। तो यहाँ पर बी वाला कथन भी सही है। इन सब में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण राजधानी थी वो शाहजहां के द्वारा बसाई हुई शाहजहानाबाद थी। और शाहजहानाबाद की स्थापना जो हुई थी 1649 में स्टार्टिंग नहीं हुई थी, बल्कि 1639 में इसकी बसाने की स्टार्टिंग हुई थी। तो यहाँ सी वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। खास करके हम यहाँ देखते हैं कि ये नगर जो था कभी काफ़ी समृद्धशाली हुआ करता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर असमानताओं की भी एक गहरी, जो कह सकते हैं, श्रृंखला में देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर अमीर गरीब की खाई भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरी थी। यहाँ अमीर और गरीब का जो फासला है बहुत ज़्यादा गहरा था। हवेलियों के बीच यहाँ पर गरीबों के असंख्य कच्चे मकान भी होते थे। तो ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आप ये देखते हैं त्यौहार वगैरह या फिर जलसे या जुलूसों में भी यहाँ पर कभी कभी सांप्रदायिक टकराव भी हमें यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलते थे। तो ये यहाँ पर इसकी विशेषता बताई गई है। यहाँ पर आपका 5वें का केवल सी वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है 5वें का सी। छठवां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव भी करना है। सूची 1 में नाम दिए हैं, सूची 2 में उनकी विशेषता दी हुई है, आपको उससे मैच करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके दरगाह की। देखिए दरगाह सूफी संत का मकबरा होता है। तो यहाँ पर ए का है चौथा वाला, दरगाह जो है वो आपका सूफी संत का मकबरा होता है। सेकंड है अब आपका खानका। देखिए खानका जो है वो यात्रियों के लिए एक विश्राम गृह होता है। इसके अलावा खानका की विशेषता ये भी है कि यहाँ पर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग आध्यात्मिक मामले जो होते हैं, यानी आध्यात्म की चर्चा भी करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर नृत्य संगीत वगैरह ये कार्यक्रमों का आनंद भी ये लेते हैं। तो यहाँ पर सारे क्रियाकलाप होते हैं, यानी ये यात्रियों के लिए रुकने के लिए विश्राम गृह भी उपलब्ध करवाता है, आध्यात्मिक चर्चाएं भी होती हैं, और आप कह सकते हैं जो भी धार्मिक संगीत वगैरह है वो भी यहाँ पर आयोजित होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपकी ईदगाह की। देखिए ईदगाह जो होता है वो आपका मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल होता है। ईदगाह जो है मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल है जहाँ पर सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। कुलदेशेक के बारे में बताया गया है। कुलदेशेक आपका एक ऐसा रास्ता होता है जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आपका छठवें का फिर होगा बी वाला, यानी कि ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो आंसर है यहाँ पर छठवें का बी। 7वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अमीर, कुलीन वर्ग का व्यक्ति, गुल फरोशान, फूलदान, पुनर्जागरण, कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। देखिए बात करते हैं अमीर।
तो आपको पता ही होगा कि मुगल काल में या फिर मुस्लिम काल में आप उठाकर देखें तो अमीर कुलीन वर्ग के व्यक्ति को कहा जाता था। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गुल फरोशान आपके दिल्ली में मनाया जाने वाला एक त्यौहार था। खास करके ये परंपरा मुस्लिम काल से चली आ रही थी, मुगल काल से चली आ रही थी। और यहाँ पर ये फूलों का त्यौहार था। फूलदान नहीं कहते हैं, फूलदान का मतलब होता है जिसमें फूल रखे जाते हैं, नहीं, ये वास्तव में एक फूलों का त्यौहार था। यानी यहाँ पर लोग घरों के आगे फूल वगैरह लगाते थे, तो ये फूलों का त्यौहार मनाया जाता है दिल्ली में। हालांकि अब वो परंपरा खत्म हो गई, तो ये मुस्लिम समय में यानी मुगल पीरियड में ये परंपरा जारी थी। तो गुल फरोशान जो है आपका फूलों का त्यौहार है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ गलत हो जाएगा। पुनर्जागरण का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वास्तव में कला और ज्ञान का पुनर्जन्म होता है। यानी यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियां की जाती हैं, तो उसे पुनर्जागरण कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका पहला और तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। 8वां प्रश्न है अब आपका, 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के हालातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। सेकंड है 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित यानी हासिल किया था। देखिए अगर बात करें हम दिल्ली की, और दिल्ली के अगर कंपेयर करें अन्य शहरों से, तो आपने ये देखा होगा कि मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थी। यानी भारतीय लोग खास करके जो ब्लैक वाले इलाके बोले जाते हैं, काले लोगों के इलाके बोले जाते हैं, वहां पर रहा करते थे। और जो यूरोपीय लोग थे यानी खास करके ब्रिटिशर्स लोग थे, वो गोरी बस्तियों में रहा करते थे। यानी कि जो व्हाइट पीपल की जो बस्तियां हुआ करती थी वहां पर रहा करते थे। लेकिन दिल्ली के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, बसावट के संदर्भ में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर अंग्रेज और हिंदुस्तानी एक साथ रहा करते थे। यानी उनकी बस्तियां जो थी वो अलग अलग नहीं हुआ करती थी। ये यहाँ की एक विशेषता में देखने को मिलती है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो 1824 है, 1824 में यहाँ पर दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई है। शुरुआत में इसकी स्टार्टिंग 18वीं सदी में एक मदरसे के रूप में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया है। यहाँ पर मोस्टली सारे काम जो होते थे उर्दू भाषा में होते थे। यानी यहाँ पर सभी कामों के लिए उर्दू भाषा इस्तेमाल की जाती थी। बहुत सारे लोग 1830 से लेकर 57 की अवधि में दिल्ली को पुनर्जागरण का काल मानते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के संस्थान इसी बात के लिए प्रतिबद्ध थे। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है। 1803 की बात कर लेते हैं। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया था। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए यहाँ पर मुगल बादशाह को लाल किले के महल के अंदर ही रहने की छूट मिली हुई थी। तो ये ध्यान देने की बात है। देखिए कई बार ये वाला जो है पूछा गया है कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण कब हासिल किया था। ये 1803 में किया था। किन लोगों से लड़कर किया था? मराठों से लड़कर किया था। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं। आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न है अब आपका, 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली के बदले परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे, इसलिए वहाँ के बाग मैदान, मंदिर, मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। सेकंड, अंग्रेजों ने मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अगला है जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति में जब सैनिकों के दबाव में मुगल बादशाह ने खुद, बहादुर शाह जफर ने खुद को उनका लीडर घोषित कर दिया है और उसने फरमान जारी किया, शाही फरमान जारी किया है। और शाही फरमान जारी करके भारत की तमाम जो रियासतें हैं उनसे अनुरोध किया है कि आप लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारा सहयोग करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश लोग थे यानी कि अंग्रेज लोग थे, ये भड़क गए हैं। उनका मानना यही था कि 1857 के विद्रोह में कहीं ना कहीं मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान है। तो कहीं ना कहीं वो मुसलमान और मुगल शासन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। तो ऐसे में ये चाहते थे कि जो भी मुगलों से जुड़े हुए, जिनके अतीत से जुड़े हुए जितने भी स्मृति चिन्ह हैं, उनको पूरी तरह से भुला दिया जाए। तो अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया है, वहाँ के बहुत सारी जो है जगह जो है, जो कभी मुगल काल की जगह हुआ करती थी, उनको नष्ट कर दिया है। ऐसे में उन्होंने वहाँ के जो बाग मैदान है उनको खत्म कर दिया है, मस्जिदों को नष्ट कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा है। यानी इस क्रम में इन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा है, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा दुश्मनी जो मान बैठे थे मुस्लिमों से मान बैठे थे, ना कि हिंदुओं से। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी इन्होंने खास करके जो मुगल संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया है, मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा।
यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि तमाम जो मस्जिदें थीं उनको इन्होंने या तो तोड़ दिया है या फिर क्या किया है, किसी अन्य काम में तब्दील कर दिया है। तो इसी क्रम में यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका सही है। इन्होंने एक जीनत अल मस्जिद हुआ करती थी तो उसको बेकरी में तब्दील कर दिया था, यानी एक मस्जिद हुआ करती थी दिल्ली में जीनत अल करके, उस मस्जिद को इन्होंने क्या किया था, एक बेकरी में तब्दील कर दिया था। तो सेकंड वाला कथन सही है। इसके अलावा जामा मस्जिद में भी 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली और लगभग मुगल कालीन शहर का इन्होंने लगभग 1/3 हिस्सा ढहा दिया था, यानी इतनी ज़्यादा इन्हें गुस्सा भरी पड़ी थी इनके अंदर। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1, 9 का ए। 10वां प्रश्न है अब आपका, 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में किए गए शानदार आयोजनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है यहाँ पर 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। सेकंड, 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। थर्ड है आपका, जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह पर ही दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं अच्छे से कि अंग्रेज अब ये प्रयास कर रहे थे 1857 की क्रांति के बाद कैसे भी यहाँ से मुगल प्रभाव पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ की रियासतें, राजा या वहाँ की जो जनता है उनके मन में मुगलों के प्रति आदर भरा हुआ था। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि इन लोगों के मन से मुगल प्रभाव जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया है, 1877 की बात है यहाँ पर कि वायसराय जो लिटन है इन्होंने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित कर दिया है और इसी के साथ इन्होंने एक दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया है 1877 में। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला जो कथन है यहाँ पर आप देखेंगे ये है 1911 में जब जॉर्ज पंचम जो है इंग्लैंड के राजा बने हैं तो इस मौके पर भारत में भी यहाँ पर एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है और ये दिल्ली दरबार जो है 12 दिसंबर 1912 को नहीं बल्कि 12 दिसंबर 1911 को आयोजित हुआ है, यानी कि ये डेट यहाँ पर गलत लिखी हुई है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार आयोजित हुआ है जब जॉर्ज पंचम जो है इंग्लैंड के राजा बनाए गए हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब जॉर्ज पंचम को यहाँ पर इंग्लैंड का राजा बनाया गया है और उनका दिल्ली दरबार यहाँ पे आयोजित किया गया है 12 दिसंबर 1911 को, तो इसी में ही यहाँ पर घोषणा कर दी गई है कि अब कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। फिर तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर केवल सेकंड गलत है और सही जो है आपका केवल 1 और 3 सही है। तो आंसर है 10 का सी, केवल 1 और 3। 11वां प्रश्न है अब आपका, अंग्रेजों की नई राजधानी के तौर पर नई दिल्ली के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, तत्कालीन शहर के उत्तर में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के दायरे में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। सेकंड, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। अगला है, दिल्ली के वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली में क्लासिकी यूनानी यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की झलक मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है तत्कालीन शहर के दक्षिण में पड़ता है, यानी कि जो रायसीना हिल्स थी जो तत्कालीन शहर के आपके दक्षिण में स्थित थी और वहीं पर नई दिल्ली का विकास किया गया। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तत्कालीन शहर के उत्तर में, नहीं, रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं जो आपका पहले वाला शहर हुआ करता था उसके दक्षिण में पड़ती हैं, न कि उत्तर में। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसके वास्तुकार देखिए, कई बार इसके वास्तुकारों के नाम पूछे जाते हैं कि आपकी नई दिल्ली के वास्तुकार या फिर जो राष्ट्रपति भवन है इसके वास्तुकार कौन है, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं। तो इन 2 वास्तुकारों ने नई दिल्ली की जो भी इमारतें तैयार हुई हैं इनके डिजाइन का तैयार करने का जिम्मा लिया था। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। नई दिल्ली स्थित परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता था। वायसराय का महल यानी जिसे अभी आप वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के रूप में जानते हैं, तो इस तक जाने वाला किंग्स वे यानी वर्तमान में जिसको आप राजपथ कहते हैं, और इसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई थी। और ये जो इमारतें बनाई गई हैं तो इन इमारतों में कहीं ना कहीं आपको क्लासिकी यूनानी यानी कि यूनान में जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाई जाने वाली यूनान की इमारतें हैं तो उनकी झलक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। खास करके हम ये भी देखते हैं कि इनमें कुछ भारतीय जो स्थापत्य कला है उसकी भी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से यूनानी हो, यूनानी भी नहीं है। यहाँ पर जो आप केंद्रीय गुंबद देखते हैं यानी जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है उसका आप केंद्रीय गुंबद देखते हैं वो आपका सांची के बौद्ध स्तूप से प्रेरित है। वहीं जो आप लाल भुरभुरे पत्थर वाली नक्काशीदार जालियाँ देखते हैं इसकी प्रेरणा जो है मुगल वास्तुशिल्प से ली गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय स्थापत्य को भी इन्होंने ध्यान में रखा है, भारतीय स्थापत्य को ध्यान में रखकर उसके भी कुछ तत्वों को यहाँ पर समाहित किया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3।
12वां प्रश्न है अब आपका, कथन दिया है, कारण दिया है। कथन है, दिल्ली में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। कारण, इसीलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में ये भाव तो था ही था कि हमें लोगों के मन से मुगल काल का जो भी उनका वर्चस्व है वो खत्म करना है। इसी क्रम में वो इसी कोशिश में लगे थे कि मुगल जो स्थापत्य है उसके महत्व को, मुगल काल के जो भी कल्चर है उसको भी नष्ट किया जाए। तो इसी क्रम में ये नई दिल्ली का विकास किया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी इमारतें बनाई गई हैं उन इमारतों में अंग्रेजों के यानी खास करके ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक देखने को मिलती है। यानी उनका पूरा आर्किटेक्ट वही है, उनके जो डिजाइन तैयार करने वाले वो भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स ही हैं। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये भी दी गई थी कि जो भी ये वास्तुकार हैं इन्होंने खास करके इस बात का ध्यान रखा था कि जो वायसराय का महल है, यानी जिसे हम वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के रूप में जानते हैं, ये शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा है। ये खास बात का ध्यान इसी वजह से रखा गया था कि कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे कि भाई अंग्रेजों की सत्ता जो है मुगलों से भी ऊपर है। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही हैं। तो आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो आंसर है आपका 12वें का ए। 13वां प्रश्न है अब आपका, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। सेकंड, नई दिल्ली को ज़्यादा हरा भरा बनाया गया, वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो नई दिल्ली है इसके निर्माण में लगभग 20 साल लगे हैं और यहाँ इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। इसमें भीड़ भरे जो भी मोहल्ले हैं या सकरी गलियाँ हैं इनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कें और विशाल परिसरों के लिए बड़ी बड़ी इमारतों की यहाँ पे कल्पना की गई थी। अगर आप पुरानी दिल्ली से इसको कंपेयर करते हैं तो पुरानी दिल्ली में जो है अफरा तफरी का माहौल था, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा संकरी गलियाँ देखने को मिलती थी। ना ही वहाँ पर साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था थी, ना ही वहाँ पर नाली की व्यवस्था ढंग की थी। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, वहीं नया शहर जो था स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। यहाँ पर नई दिल्ली की स्थापना इस हिसाब से की गई थी कि यहाँ पर इसको इस हिसाब से विकसित किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हरा भरा रखा गया, यानी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए थे, वहाँ पर पेड़ बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि यहाँ पर ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। सॉरी, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आएगा ना तो 1 और ना ही 2। 14वां प्रश्न है अब आपका, 1947 के विभाजन के समय दिल्ली के जनजीवन पर पड़े प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। सेकंड, पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। दिल्ली आए नए लोग कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा भारत का विभाजन हुआ है दोनों ही तरफ, यानी सीमा के उस तरफ से भी और सीमा के इस तरफ से भी, यानी इस तरफ से भी भारी मात्रा में लोग उधर गए हैं और उधर से भी भारी मात्रा में लोग इधर आए हैं। और आपको ये तो बात मालूम ही होगा अच्छे से कि जो भयंकर यहाँ पे मारकाट भी हुई है, यानी कि यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त भी हुआ है। तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे भी गए हैं इस विभाजन के चलते। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है कि दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह जो है पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि जो लोग दिल्ली को छोड़कर भाग गए थे मुसलमान, उनके घर खाली हो गए थे। तो पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू वगैरह हैं या सिख वगैरह हैं, उन्होंने उन घरों पर कब्जा जमा लिया और ये लोग घूम घूम कर इस तलाश में थे कि कोई भी घर ऐसा हो जो खाली पड़ा हो, उसमें हम कब्जा जमा लें। तो हमें ये भी देखने को यहाँ पर मिला है। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जाने वाले ज़्यादातर जो मुस्लिम थे वो कारीगर थे, छोटे मोटे व्यापारी थे या मजदूर थे ज़्यादातर। जबकि यहाँ पर जो पाकिस्तान से इधर आए हैं, दिल्ली की तरफ जो लोग आए हैं, वो ज़्यादातर आप देखेंगे संपन्न लोग थे, जैसे ग्रामीण भूस्वामी हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं। तो यहाँ सेकंड कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। अब जो लोग पाकिस्तान से यहाँ भारत आए हैं तो उनका पेशा तो एकदम चेंज हो गया, क्योंकि भाई मान लीजिए कोई ग्रामीण भूस्वामी है, अब यहाँ तो भूस्वामी नहीं रहा दिल्ली में, और कोई वकील है तो पहले वकालत करता था, अब अचानक से वकालत भी नहीं चल जाएगी। तो ऐसे में उन्हें बहुत कह सकते हैं लोअर लेवल वाले पेशे अपनाने पड़े हैं, जैसे पटरी जो फेरी वाले हैं, पटरी वाले हैं, बढ़ई है, लोहार के तौर पर इन्होंने इस तरह के नए रोजगार इन्होंने अपनाए हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। 14वें का यहाँ पर बी वाला, यानी केवल सेकंड वाला कथन आपका असत्य है। तो आंसर है आपका बी। 15वां प्रश्न है अब आपका, मुगलकालीन हवेलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे, खूबसूरत फाटक से
भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। अहाते के चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे जिनका सिर्फ महिलाएं ही इस्तेमाल करती थीं। अगला है भीतरी दालान और कमरे परिवार के पुरुषों के लिए होते थे। तो बात कर लेते हैं मुगलों की, यानी मुगल काल हवेलियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे और जब आप खूबसूरत फाटक से भीतर जाते थे तो हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में आ जाते थे। अहाते का मतलब क्या है कि चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, आप यहाँ से एंट्रेंस पहुंचे और बीच में एक बहुत बड़ा आंगन टाइप है, तो ये अहाता बोला जाता है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। मुगल काल की जो भी आप यहाँ पर हवेलियाँ देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भव्य हुआ करती थी, यानी इनकी सुंदरता बहुत ज़्यादा चरम पर थी। ये चार दीवारी से घिरे दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थीं ये। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अहाते के चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने थे और इनका प्रयोग सिर्फ पुरुष करते थे, ना कि महिलाएं, यानी ये जो कमरे थे इनका प्रयोग पुरुष किया करते थे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी बाकी सब सही है। अहाते के चारों तरफ मेहमानों कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे और इनका इस्तेमाल सिर्फ पुरुष करते थे। हमें मुगल काल में सबसे बड़ा जो देखने को मिलती है चीज़, वो देखने को मिलती है पर्दा प्रथा। यानी पर्दा प्रथा भारत की देन नहीं है, पर्दा प्रथा आपकी जो मुगलों की देन है, मुस्लिम शासकों की देन है। तो वहाँ पर आप देखेंगे जो महिलाएं होती हैं वो फ्रंट पर कभी नहीं रहती हैं, यानी कि जो भी मुगल काल के जो भी इमारतें बनाई गई हैं उनमें महिलाओं के कमरे वगैरह हैं वो अंदर की तरफ हुआ करते थे, यानी बाहर की तरफ नहीं हुआ करते थे बल्कि अंदर की तरफ हुआ करते थे। तो इसी क्रम में जो भीतरी दालान था और कमरे थे वो परिवार की पुरुषों के लिए नहीं थे बल्कि वो महिलाओं के लिए थे, यानी ये देखने को मिलता है। ये आप समझ लीजिए, यानी मुगल कालीन जितनी भी इमारतें हैं उनमें महिलाओं के जो भी स्थान है या महिलाओं के कमरे हैं भीतर की तरफ मिलेंगे और पर्दा प्रथा आपको मुगल काल में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ तीसरा वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल एक। 15 में का ए वाला आंसर सही है। 16वां प्रश्न है अब आपका, औपनिवेशिक काल में बनाए गए बंगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है औपनिवेशिक बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलमा छत वाली इमारत होती थी। सेकंड, ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे, इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे अलग थे। तो देखिए बात कर लेते हैं कि मुगल काल में हवेलियों का वर्चस्व था, तो वहीं आप देखेंगे औपनिवेशिक काल में बंगले बनाए गए हैं, ये भी हमें देखने को मिलेगा। और ये औपनिवेशिक काल के बंगले जो हैं हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। खास करके यहाँ पर एक मतलब हवेलियाँ जो होती थी वहाँ पर कई सारे परिवार रहते थे, जबकि बंगले जो होते थे वो केवल सिंगल फैमिली के लिए बनाए जाते थे। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही थी। यहाँ पर एक मंजिल की एक ढलमा छत इसमें होती थी, तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। आप ये देखेंगे कि ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ वाले खुले स्थान पर बने होते थे, इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे अलग थे। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके एक हिस्से में एक लंबा बरामदा भी होता था और कई बंगलों में आप देखेंगे 3 तरफ से बरामदा बनाया गया था। इसके अलावा रसोई घर, अस्तबल, नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आपके औपनिवेशिक बंगलों की। तो यहाँ पर आंसर आपका है सी, यानी 1 और 2 दोनों, यानी 16 में का सी है, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आंसर है आपका सी। 17वां प्रश्न है अब आपका, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पुराने शहर के पुनर्विकास के लिए दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब किया गया? 1940, 1925, 1920, 1936। देखिए दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन जो है ये 1936 में किया गया है और इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए हैं। यानी दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहाँ के जो भीड़भाड़ वाले पौज इलाके हैं यहाँ से अमीरों को निकालकर वहाँ पर बसाया जा सके। तो यहाँ पर 17वें का आंसर है आपका डी वाला। 18वां प्रश्न है अब आपका, दक्षिण अफ्रीका स्थित प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग की रूपरेखा किस वास्तुकार ने तैयार की थी? एडविन लुटियन, हर्बर्ट बेकर, नॉर्मन फोस्टर या चार्ल्स होल्डन? देखिए यहाँ पर बात है 90 के दशक की, 1890 के दशक की। तो 1890 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट ने बेकर नाम का एक अंग्रेज जो है ये काम की तलाश में जो है दक्षिण अफ्रीका जाता है। तो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के जो गवर्नर हैं केप टाउन के, इन्होंने इसे वहाँ पर एक इमारत बनाने का ठेका दिया है। तो ये जो प्रिटोरिया की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग, इसका जो वास्तुकार है वो हर्बर्ट बेकर है। तो यहाँ 18वें का आंसर है आपका बी वाला। 19वां प्रश्न है अब आपका, पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में किस नाम से एक विस्तार योजना तैयार की? दरियागंज सुधार योजना, कश्मीरी गेट सुधार योजना, लाहौर गेट सुधार योजना या इंडिया गेट सुधार योजना? पुराने शहर के जो बिगड़ते हालात हैं इनके बावजूद भी आप देखेंगे पुराना शहर लगातार उसका फैलाव होता जा रहा था
और पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में एक लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की है। तो यहाँ पर 19 में का आंसर है सी। देखिए यहाँ पर इस योजना के पीछे इनकी जो सोच ये थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार में ढकेला जाएगा। हालांकि ये जो इनकी जो पुनर्विकास वाली योजना है ये पूरी नहीं हो पाई है, ये अधूरी रह गई है। तो यहाँ पर 19वें का आंसर है आपका सी, लाहौर गेट सुधार योजना। 20वां प्रश्न आपका अभ्यास प्रश्नावली से है। निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत बताएं। पहला है पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ विकसित हुए। ये बिल्कुल सही बात है कि पश्चिमी विश्व के जो भी शहर विकसित हुए हैं वो भारत के शहरों के विपरीत हैं। वहाँ पर खास करके औद्योगिकरण की वजह से ये शहर विकसित हुए हैं, जबकि भारत में आप देखेंगे तमाम शहर मंदिर शहर भी हैं, तमाम शहर आपके कुछ धार्मिक शहरों के रूप में भी मान्यता मिली हुई थी या तीर्थों के रूप में भी मान्यता मिली हुई थी। तो पश्चिम के शहर इस तरह के नहीं थे, उनका विकास खास करके औद्योगिकरण के दौर के साथ हुआ है। सूरत और मछलीपट्टनम का 19वीं शताब्दी में विकास हुआ। देखिए ये गलत है, सूरत और मछलीपट्टनम का विकास नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से कारोबार का हिनास हुआ है। ये बंदरगाह शहर जो थे इनका विकास रुक गया है। जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी स्थापित किए गए हैं उसके बाद जो बम्बई, मद्रास और जो यहाँ पर आप देखेंगे कलकत्ता, इनका महत्व बढ़ता चला गया है और वहीं आप सूरत और मछलीपट्टनम का महत्व लगातार गिरता चला गया है। 20वीं शताब्दी में भारत की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती थी। ये देखने अभी यहाँ पर गलत है। 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो केवल और केवल शहरी आबादी जो थी हमारे यहाँ वो लगभग 11% रहा करती थी। यानी कि ये ब्रिटिश काल का सर्वे बताता है कि भारत की लगभग 11% आबादी उस समय शहरों में रहा करती थी, बाद बाकी ग्रामीण इलाकों में रहा करती थी। तो ये यहाँ पर ये वाला कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1857 के बाद जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं हुई। नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। देखिए ये यहाँ इसका है, तो ये बात आप सही है बिल्कुल। 1857 के बाद अंग्रेजों ने रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं होने दी। इसके अलावा अगला वाला कथन भी आपका सही है। नई दिल्ली के मुकाबले जो है यहाँ पर ये अगला वाला कथन गलत है, सॉरी ये सही नहीं है बल्कि गलत है कि नई दिल्ली के मुकाबले जो है पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान यानी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। ये गलत है बिल्कुल। पुरानी दिल्ली पर इन्होंने पैसा खर्च नहीं किया था, जबकि इन्होंने नई दिल्ली पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तो यहाँ पर आपका केवल ये वाला यानी पहला वाला कथन सही है और आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला कथन सही है और बाद बाकी ये गलत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए वीडियो अगर आप देखते हैं तो एटलीस्ट अपने जो भी ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी इससे जुड़ सकें, वो भी यहाँ से पढ़ सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।